नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर फिर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और उस टॉपिक का नाम है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान। अगर आप पटवार के विद्यार्थी हैं, आरएएस के विद्यार्थी हैं, तो आपको इकोलॉजी टॉपिक 100% पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और अभी तक के वीडियो जो हैं उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। एक टॉपिक खाद्य पदार्थ, फूड न्यूट्रिशन, भोज्य पदार्थ या संतुलित भोजन समझ लीजिए, हमने पूरा कर दिया और उसमें आप सभी ने अच्छा सहयोग किया। उम्मीद है कि आगे वाले टॉपिक भी आपको अच्छे तरह से पसंद आएंगे। और इकोलॉजी और पारिस्थितिकी जो टॉपिक है, इस पर अभी मैं आपसे चर्चा जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है, एक क्वेश्चन 100% यहाँ से पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द दिया किसने था? सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास से बनता है। तो याद रखेंगे, इकोलॉजी शब्द देने वाला जो साइंटिस्ट है वो है रिटर, यानी रिटर नामक वैज्ञानिक ने इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले प्रयोग में लिया था। नंबर 2, इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया, यानी कि इकोलॉजी शब्द की सबसे पहले व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपने यहाँ पर याद रखना है, इकोलॉजी शब्द सबसे पहले एक्सप्लेन किया था अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने। अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अपने पास आता है कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी अपने किसको मानते हैं? तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम आता है और उसका नाम है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिक विज्ञान का जनक माना जाता है। और प्रोफेसर रामदेव मिश्रा का संबंध जो है वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ये संबंधित माने जाते हैं। तो भारतीय पारिस्थितिक विज्ञान के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को माना जाता है। और यह आरपीएससी के जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में एक बार आ चुका है 2015 के पेपर में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग क्या है कि प्रोफेसर रामदेव मिश्रा का नाम कई बच्चों ने सुना होता है, कईयों ने नहीं सुना होता, तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और इकोलॉजी में क्या है कि हम लोग जैसे क्लास में भी हम देखते हैं कि टेंसले शब्द सबने ज़्यादा सुना होता है, तो हर जगह पर अपने टेंसले को फिट कर दें, ये बात ठीक नहीं होगी। अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है इसका? इकोलॉजी शब्द का मीनिंग क्या होता है? अब इसमें एक पॉइंट बनता है, देखिए कि जब हम लोग शाब्दिक अर्थ पढ़ते हैं तो शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है निश्चित शब्दकोश, और कम से कम शब्दों में उसका अर्थ निकलना चाहिए, यानी 2 या 3 शब्द मैक्सिमम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शाब्दिक अर्थ में अपने 2 या 3 लाइनें बोल दें, क्योंकि वो क्या है, वो परिभाषा हो जाती है या सामान्य अर्थ हो जाता है। तो जब भी एग्जाम में कभी शाब्दिक अर्थ पूछे तो ये देखना है कि सबसे कम शब्दकोश वाला जो मतलब ऑप्शन अपने को मिलता है, मोस्टली वही शाब्दिक अर्थ हुआ करते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन पीटेट 2017-18 के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने पास से कि जो इकोलॉजी शब्द है उसका मीनिंग क्या है। तो अब अपने इस मीनिंग पर बात कर रहे हैं। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है और इकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है, और वो 2 शब्द हैं ओइकोस और लोगोस। ओइकोस और लोगोस। ओइकोस शब्द जो है उसका मीनिंग होता है हैबिटेट। ओइकोस शब्द का मीनिंग क्या होता है? हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है आवास। हैबिटेट का मतलब होता है आवास, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। इसका मीनिंग होता है अध्ययन करना। यानी कि इकोलॉजी का अगर मैं बताऊं शाब्दिक अर्थ है, तो शाब्दिक अर्थ क्या है? आवास का अध्ययन। इकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर हम बात करें तो वो क्या बन जाएगा? आवास का अध्ययन। अब यहाँ पर साथियों बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं बालक। ये सोचते हैं कि इकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? पारिस्थितिकी का अध्ययन, परिस्थिति के विभिन्न घटकों का अध्ययन, परिस्थिति तंत्र का अध्ययन। तो ऐसे कोई शब्द नहीं है। इकोलॉजी का मूल जो मीनिंग होता है वो होता है आवास का अध्ययन।
यानी जिस वातावरण में कोई भी जीव रहता है उस वातावरण के जैविक और अजैविक दोनों घटकों का जो पारस्परिक संबंध है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, हैबिटेट यानी कि आवास बोलते हैं। और उस आवास की स्टडी करना ही क्या है, इकोलॉजी है। ठीक है, तो इकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ आवास का अध्ययन माना जाएगा। तो ये मैंने एकदम बेसिक बातें बताई और ये वाला क्वेश्चन पीटेट एग्ज़ाम में आ चुका है और रामदेव मिश्रा वाला जो क्वेश्चन है वो जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में भी बन चुका है। तो नेक्स्ट मैं आपको 2-3 बातें और बता रहा हूँ, गौर से सुनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इकोलॉजी के टाइप, कितने प्रकार की इकोलॉजी देखी जाती है। इकोलॉजी वैसे तो सैकड़ों प्रकार की हैं, मूल रूप से इकोलॉजी को हम लोग 4 भागों में डिवाइड किया करते हैं। 4 प्रकार की इकोलॉजी अपने पढ़ा करते हैं। एक है पादप पारिस्थितिकी यानी कि प्लांट इकोलॉजी, एक अपने पढ़ा करते हैं प्लांट इकोलॉजी यानी पेड़ पौधों से संबंधित इकोलॉजी। इसको एक बार मैं एक पूरी कंप्लीट लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले वो समझ लीजिएगा ताकि आगे वाली में अपने को ज़्यादा एक्सप्लेन न करना पड़े। किसी क्षेत्र विशेष में यानी कोई पर्टिकुलर एरिया लेना है अपने को, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित समस्त पादपों का, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित समस्त पादपों का वहाँ के वातावरण के विभिन्न घटकों के साथ अंतर संबंध का अध्ययन। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा एक डेफिनेशन बन जाता है, अंतर संबंध का अध्ययन। इसका मीनिंग क्या है, देखिए भाई कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, कोई भी प्रकार का एरिया है, जैसे किसी भी प्रकार का एक क्षेत्र आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा शहर जो है सूरतगढ़ है, तो सूरतगढ़ में आप ये देखेंगे समस्त पादपों का यानी यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी का यहाँ के वातावरण यानी यहाँ के पूरा वातावरण, उसके जैविक अजैविक सभी प्रकार के घटक, उन घटकों के साथ अंतर संबंध का अध्ययन। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ सभी पेड़ पौधों का, टोटल प्लांट्स जो हैं उनका यहाँ के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन जो है वो क्या कहलाएगा, पादप पारिस्थितिकी कहलाएगा। तो याद ये रखना है कि यहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधों की बात हो रही है, नई कोई एक पौधे की बात हो रही है और नई अलग अलग प्रकार के जंतुओं की बात चल रही है। दूसरा पॉइंट अपने पास बनेगा यहाँ पर जंतु पारिस्थितिकी यानी कि एनिमल इकोलॉजी। तो बात तो सेम लिखूंगा मैं कि क्षेत्र विशेष में उपस्थित सभी जंतुओं का वहाँ के वातावरण के साथ वातावरण के विभिन्न घटकों के साथ अंतर संबंध का अध्ययन। तो मैं सिर्फ सिंपल में ये लिख देता हूँ जंतुओं के संदर्भ में अध्ययन, जंतुओं के संदर्भ में अध्ययन। जब इस प्रकार की बात है जंतुओं में, यानी कि एक जंतु की बात नहीं हो रही, बहुत सारे अलग अलग जितने भी जीव जंतु उन सभी का एक साथ अध्ययन हो रहा है। तो सभी जंतुओं के संदर्भ में जब बात आ जाए तो हम उसे जंतु पारिस्थितिकी बोलेंगे और सभी पादपों के संदर्भ में बात आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, पादप पारिस्थितिकी बोलेंगे। नंबर 3 नंबर पे अपने को याद रखना है स्व पारिस्थितिकी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं स्व पारिस्थितिकी यानी कि ऑटो इकोलॉजी। और स्व पारिस्थितिकी में सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड याद रखना है, पर्टिकुलर पादप प्रजाति या जंतु प्रजाति की बात अपने को करनी है। पर्टिकुलर कोई एक पादप प्रजाति या जंतु प्रजाति के संदर्भ में अध्ययन होना चाहिए, यानी कोई एक स्पीसीज का चयन करना है, चाहे वो पादप की हो चाहे जंतु की हो, और उनका वहाँ के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करना है। जैसे राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष बहुत प्रसिद्ध हैं, तो राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के बारे में जब अपने अध्ययन करेंगे तो वो पादप पारिस्थितिकी में न जाकर स्व पारिस्थितिकी में जाएगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक प्रजाति की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे किसी भी क्षेत्र विशेष में कोई जंतु है, जैसे अकेला मनुष्य है, अकेले मनुष्य पर बात करनी है यानी कि स्व पारिस्थितिकी, अकेले बबूल पर बात करनी है तो मतलब क्या पढ़ेंगे, स्व पारिस्थितिकी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जब भी किसी एक प्रजाति पर्टिकुलर स्पीसीज की बात आ जाए तो उसे हम लोग हमेशा स्व पारिस्थितिकी में शामिल करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष, ये काफ़ी फेमस एग्जांपल है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा चर्चा में लिया करते हैं। अगर राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के संदर्भ में अध्ययन की बात आ जाए तो आप उसे स्व पारिस्थितिकी में शामिल करेंगे। इसी प्रकार से नंबर 4 पे अपने पास एक और आ जाता है, वो है सम पारिस्थितिकी, सिम्पैकोलॉजी। इसमें क्या होता है, कोई पर्टिकुलर एरिया, कोई क्षेत्र विशेष, उसमें सभी पादपों एवं जंतुओं का, सभी पादपों एवं जंतुओं का
वहाँ के वातावरण के विभिन्न घटकों के साथ अंतर संबंध का सामूहिक अध्ययन, यानी पादपों एवं जंतुओं का सामूहिक अध्ययन। तो जब हम लोग सामूहिक अध्ययन क्या करते हैं किसी का भी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समपारिस्थितिकी बोलेंगे। इसका मतलब ये होगा कि न तो अकेला पादप लेना है, न अकेले जंतुओं को लेना है, किसी एरिया में जितने भी पेड़ पौधे और जितने भी जंतु हैं उन सभी को एक साथ और उसके वातावरण के घटकों के साथ संबंध का अध्ययन करना है, तो हम इसे क्या मानेंगे, समपारिस्थितिकी मानेंगे। तो इन चारों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है स्वपारिस्थितिकी, यानी कि ऑटो इकोलॉजी। तो ऑटो इकोलॉजी में पर्टिकुलर प्रजाति की बात आती है। तो यहाँ पर हमने इकोलॉजी के 4 प्रकार पढ़े। हाँ, पादप पारिस्थितिकी के कई और प्रकार अपने बना सकते हैं, जंतु पारिस्थितिकी के बहुत सारे प्रकार बना सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 ही नाम याद रखने हैं और चारों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है स्वपारिस्थितिकी। ठीक, तो अब मैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट पर बात कर रहा हूँ, यानी कि जो इकोलॉजी होता है उसकी इकाई किससे अपने मानते हैं। इकोलॉजी की इकाई या उसकी यूनिट जो है वो किसे माना जाता है। तो इकोलॉजी की इकाई के अंतर्गत हम लोग 4-5 शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इकोलॉजी की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ ए इकोलॉजी, यहाँ से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन बना करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग शब्द दिए थे। तो जो बुक्स में दिए हुए 4 शब्द हैं बोर्ड बुक्स में, तो मैं उन 4 शब्दों के ऊपर ही बात करूँगा। सबसे पहले अलग अलग देशों के जब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी राय दी तो 4 शब्द सामने आए। पहला शब्द था जैव पारिस्थितिक तंत्र शब्द या जैव पारिस्थितिक शब्द आया। तो जैव पारिस्थितिक तंत्र शब्द जो था ये दिया था कार्ल मोबियस ने। इस शब्द का प्रयोग करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था कार्ल मोबियस। ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में 2019 में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आरपीएससी का राजस्थान बोर्ड में जब अपने पास एग्ज़ाम बनता है लैब असिस्टेंट का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जैव पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया, कार्ल मोबियस ने। ठीक है, और कार्ल मोबियस का संबंध जो है वो कहाँ से है, जर्मनी से है। ठीक है ना, इसका संबंध जर्मनी से है। दूसरा शब्द जो प्रयोग में आता है, थोड़ा ऊपर ले देता हूँ, दूसरा शब्द प्रयोग में आता है जैव भू पारिस्थितिक तंत्र शब्द। जैव भू पारिस्थितिक तंत्र शब्द जो है, इस शब्द का प्रयोग करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था सुकाचेव। और सुकाचेव जो था उसका संबंध कहाँ से माना जाता है, रूस से माना जाता है। तो जैव भू पारिस्थितिक तंत्र शब्द सुकाचेव ने दिया था, जो रशियन साइंटिस्ट था। इसी प्रकार से एक और शब्द यहाँ पर अपने पढ़ा करते हैं, वो है सीधा ही पारिस्थितिक तंत्र शब्द। पारिस्थितिक तंत्र शब्द, पारिस्थितिक तंत्र शब्द को अपने बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम जो शब्द दिया था वो दिया था A.G. टेंसले नामक वैज्ञानिक ने, जो कि इकोलॉजी में सबसे फेमस शब्द माना जाता है, A.G. टेंसले। और यह एक इंग्लिश वैज्ञानिक था, यानी कि इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक था। और ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इकोलॉजी इकाई के रूप में पूर्णतः प्रमाणित शब्द पारिस्थितिक तंत्र ही है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि जो 100% प्रमाणित शब्द है ना, जिसको प्रमाणित किया गया है, ठीक है ना, तो इसमें मैं लिख देता हूं कि जो प्रमाणित शब्द है वो प्रमाणित शब्द कौन सा है, पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम शब्द है। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द बन जाता है, जो कि A.G. टेंसले के द्वारा दिया गया, और यही अपने आप में मूल टॉपिक माना जाता है इकोलॉजी का। नंबर 4 पे अपने पास शब्द आता है सूक्ष्म जगत। सूक्ष्म जगत, और जो सूक्ष्म जगत शब्द है ये शब्द दिया था फोर्ब्स नामक वैज्ञानिक ने। फोर्ब्स नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का प्रयोग किया था सूक्ष्म जगत का। और इस वैज्ञानिक का जो संबंध है वो है अमेरिका से, यानी यह एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिसने सूक्ष्म जगत शब्द को प्रयोग में लिया था। अब देखिए इकोलॉजी की टोटल इकाइयाँ, जिनमें से 4 शब्द फेमस है। जैव पारिस्थितिक तंत्र कार्ल मोबियस जर्मनी का,
जैव भू पारिस्थितिक तंत्र सूखाचेव का। तो सबसे फेमस एक तो ये वाला हो गया। एक इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र शब्द ये टेंसले ने दिया था, इंग्लैंड का था। सूक्ष्म जगत शब्द किसने दिया था? फोर्ब्स ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बन चुके हैं। तो उम्मीद है कि इकोलॉजी की इकाई के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इकोलॉजी की इकाई या यूनिट जो है वो किसको मानते हैं? अपने इकोसिस्टम को अपने माना करते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारा जो टॉपिक बनता है वो क्या बनता है? इकोसिस्टम बन जाता है, ठीक है ना। तो इकोसिस्टम जो है वो इकोलॉजी का पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सिलेबस बन जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा इकोसिस्टम शब्द, यानी इकोसिस्टम कितने प्रकार का है, इकोसिस्टम को किस प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो अपना रहेगा इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम पर मैं व्यापक स्तर पर आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा। ऑल द बेस्ट आप सबके लिए। इसी प्रकार से वीडियो देखते रहें और सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।